हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने जरूरी हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर करके चलूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी वैकेंसी है, एक ऐसा एग्जाम है जिसको सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको फर्दर हायर एजुकेशन परस्यू करना होगा। हायर एजुकेशन करने से मेरा आशय ये है पीजी, पीएचडी, नेट इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ कि आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है। बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी सब, बीटेक जो भी है, आप उसमें पहले अपना ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप अपने डिसिप्लिन में या फिर अपने इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन जो भी होते हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, मास्टर्स करिए, एमए, एमएससी कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पे मैं ये बताऊंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल होम साइंस में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी इन होम साइंस किया है, तो आप एमएससी इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, एमएससी इन एक्सटेंशन एजुकेशन, इन फूड एंड न्यूट्रिशन, इन इंटीरियर डेकोरेशन, आप किसी भी चीज में, क्योंकि ये सारे होम साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, एमए, एमएससी कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी कोर्सेज में भी कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की लिस्ट होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप जो है उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, और वाइस वर्सा यदि आपने किसी ऐसे कोर्स में ग्रेजुएशन किया है तो उसके इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में आप मास्टर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद भी यहीं पर ये समाप्त नहीं हो जाता है। इसके बाद आपको एक नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। 2-3 बॉडीज हैं जो कि इसे कंडक्ट करवाती हैं, और चूंकि मैं सोशल साइंस की बेसिकली आज बात कर रही हूँ और होम साइंस को मैं सेंटर में रखते हुए बात कर रही हूँ, तो ये एग्जाम जो है वो यूजीसी कंडक्ट करवाती है। यूजीसी इस एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है, और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो डिटेल होगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बस यहाँ इतना आप जान लीजिए कि जब आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं तब, और मास्टर्स खत्म होने के बाद ओब्वियसली मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी आप इस एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ फर्क एक चीज का होता है, यदि आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है, जब तक आप चाहें उसे यूज कर सकते हैं। पर यदि आपका नेट के साथ जेआरएफ हुआ है तो जेआरएफ की वैलिडिटी जो है वो आपके डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से 2 साल की होती है। नेट और जेआरएफ में क्या फर्क होता है ये आप सबको यहाँ बताते चलो कि जिनका सिर्फ नेट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, परंतु जिनका नेट विद जेआरएफ होता है वो यदि फर्दर हायर एजुकेशन यानी पीएचडी परस्यू करेंगे तो उनको यूजीसी की तरफ से उसमें एक हैंडसम अमाउंट फेलोशिप की मिल जाती है। तो इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी, बनाऊंगी। तो यहाँ पर एक हो गया, पहले आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर आपको कंसर्न सब्जेक्ट या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों के लिए 55% मार्क्स उसमें होना अनिवार्य है, और अदर कैटेगरीज के लिए कुछ कम 50% एंड 45% सब्सिक्वेंटली। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 55% मास्टर्स में होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद में आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। नेट के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें जैसे कि मैथ्स हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी जीके, सोशल साइंस इत्यादि चीजों को पूछा जाता है, और पेपर 2 स्पेसिफिक आपका जो है सब्जेक्ट जो भी आपका है उसी से संबंधित होता है। तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में बस इतनी है, आप अब जो है वो कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर एक कंफ्यूजन यहाँ आता है, लोग कहते हैं कि पीएचडी होनी चाहिए, पीएचडी अनिवार्य है, पीएचडी नहीं है तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक एज ऑफ टुडेज जब मैं इस वीडियो बना रही हूँ तब तक ऐसा है कि आप जो है यदि मास्टर्स के बाद आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो जैसे डिग्री कॉलेजेस में होता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है और एडेड कॉलेजेस है, तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में जो वहाँ की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, मास्टर्स और नेट, यदि आपका इतना है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
उसके बाद आपने जब फॉर्म भरा, फिर जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, सब्सिक्वेंटली बाकी हर एक स्टेट की अपनी अपनी बॉडीज हैं, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम। उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में आप फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पर बन जाते हो। दूसरी बॉडी है उत्तर प्रदेश में ही UPHESC, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू के एडेड कॉलेजेस में ये नियुक्ति करती है, और ये भी सेम इसी प्रकार से रिटन एग्जाम करवाती है। फिर उसके बेस पे जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनके इंटरव्यू करवाती है, और फिर आप जो है वो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट बतौर नियुक्त होते हैं। फिर बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की। तो यूनिवर्सिटीज में जो है वो खास तौर पे PhD डिजायरेबल होता है ना। वो आप एलिजिबल तो हैं, जो भी मास्टर्स और नेट है वो एलिजिबल तो है, पर जिनका PhD होता है वो डिजायरेबल होते हैं। डिजायरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है वो मोस्टली एग्जाम को रिटन ऐसा कंडक्ट नहीं करवाती है। वो लोग आपके API, यानी कि API के लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि वो आपके API यानी कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करती है। अब उस API में फिर आपके सारे मार्क्स मैटर करते हैं, आपके 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, मास्टर्स के मार्क्स, MPhil और PhD का काफी ज्यादा मार्क्स का वेटेज होता है, जिसकी वजह से जिनकी PhD होती है उनका स्कोर काफी ज्यादा होता है, और वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और उनको प्रेफर किया जाता है। तो बाय चांस ये फिर चांस फैक्टर है कि यदि आपकी PhD नहीं है और आप जितने भी लोगों ने वहां पे सपोज फॉर्म भरा है उनकी PhD नहीं है, तो फिर आपकी उसी में से शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो इसमें API में फिर कई तरह की चीजें आती हैं जिसको मैं इसमें कवर नहीं करूंगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटीज में शॉर्टलिस्ट होने के लिए वहां पे API बनाते हैं, और API के लिए फिर PhD को वो लोग PhD वालों के ऑब्वियसली जो उनके स्कोर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहां पर भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर्स और नेट ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो फंडामेंटल चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी किसी चीज पर आपको यदि एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।